पेपर ले लो बेटा। चलो वो कहाँ तक वो आया? हाँ टाइम हो गया ना, टाइम तो हो गया। कितना कर लिया था वहां पे उस दिन? लास्ट शायद स्प्रिंग पेंडुलम चल रहा था, ये हुआ था ना बेटा? हाँ जी, टाइम पीरियड भी बता दिया गया था। कहाँ पे जा रही है? अब थे बेटा? अच्छा रेडियस मास बता दिया था उसका सिंगल का टाइम पीरियड। देखिए नेक्स्ट हेडिंग बेटा, हम लोगों ने सिंगल स्प्रिंग से कनेक्टेड जो बॉडीज होते हैं उसके लिए टाइम पीरियड आपने लिखा T=2π√m/k हो गया था। ठीक, अब अगर दो एक स्प्रिंग से दो बॉडीज आपस में कनेक्टेड हैं तो भी कंडीशन बता दी गई थी। ठीक है, तो वहाँ पे एक रिड्यूस मास कंडीशन आपका हुआ था, वो चीजें आपकी कंप्लीट हो गई थी। नेक्स्ट आप हेडिंग करेंगे बेटा ऑसिल। अब जैसे जो अगर ये तो सिंगल स्प्रिंग से कनेक्टेड बॉडी की हम लोगों ने स्टडी किया था, अगर स्प्रिंग मोर देन वन कनेक्टेड है आइदर सीरीज और पैरेलल, तो उस कंडीशन में वहां पे ऑसिलेशंस का टाइम पीरियड क्या होगा? तो लिखिएगा ऑसिलेशन ऑफ स्प्रिंग कॉम्बिनेशन, ऑसिलेशन ऑफ स्प्रिंग कॉम्बिनेशन, ऑसिलेशन ऑफ स्प्रिंग कॉम्बिनेशन। ऑसिलेशन ऑफ स्प्रिंग कॉम्बिनेशन पहला सब पॉइंट लिखिएगा। अब स्प्रिंग कॉम्बिनेशन या तो सीरीज होगा या तो बेटा क्या पैरेलल, तो पहले लिखिए सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन देखो अगर दो स्प्रिंग है बेटा एक दूसरे से, अब हॉरिजॉन्टल सरफेस पे आप कनेक्ट कर दो या वर्टिकल कर दीजिए। अगर स्प्रिंग से कनेक्टेड है, जैसे मान लो एक स्प्रिंग ये है, दूसरा स्प्रिंग सर ये है, मास हमारा सपोज दैट m1 है, स्प्रिंग कांस्टेंट k1 और k2 है। स्प्रिंग कांस्टेंट जो है वो k1 एंड k2 है। यहाँ से स्प्रिंग हमारी चेंज हो रही है, k1 एंड k2 हमारे क्या है, इनके स्प्रिंग कांस्टेंट है। ठीक, सीरीज में दोनों को कनेक्ट किया गया, मास m है। जो सिचुएशन यहाँ टाइम पीरियड का होगा बेटा, वैसे ही अगर हम लोग वर्टिकली हैंग कर देंगे, क्या करेंगे वर्टिकली अगर आप हैंग कर रहे हो तो भी सिचुएशन आपका वैसा ही बनेगा। ठीक, अगर दो स्प्रिंग को आपने मास m है, k1 और कितना है स्प्रिंग कांस्टेंट k2 है, इस पैटर्न में हैंग करेंगे तो भी कंडीशन हमारा सीरीज ही कहलाएगा। और यहाँ पे जो टाइम पीरियड आपका होता है क्या होगा, जो टाइम पीरियड होगा, अब चूंकि बेसिक फार्मूला पढ़ा था T=2π√m/k, स्प्रिंग सिस्टम के लिए हम लोगों ने फार्मूला पढ़ा था बेटा T= कितना 2π√m/k। m हो गया मास ऑफ ऑसिलेटिंग बॉडी हम लोग लेते हैं यहाँ पे। ठीक, तो अगर ऑसिलेटिंग बॉडी के मास के टर्म में आपने लिखा था तो T=2π√m/k के स्प्रिंग कांस्टेंट होता था। ठीक, अब जब सिंगल स्प्रिंग लेते थे तो आप डायरेक्ट रखते थे। अब यहाँ पे आपने दो स्प्रिंग लिया है, अब दो स्प्रिंग को अगर आपने सीरीज में करंट कर दिया तो इक्विवेलेंट वैल्यू हमें क्या करनी पड़ेगी, डिटरमाइन करनी पड़ेगी। और याद रखेंगे हम लोगों ने कैपेसिटर पढ़े होंगे आप लोगों ने, अभी तो यहाँ पढ़ाया जाएगा बाद में। ठीक है, सेकंड पे जब आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ा होगा तो उस केस में आपको कैपेसिटर पढ़ाया गया होगा 12th में। ठीक, तो वहाँ कैपेसिटर में कॉम्बिनेशन बताया गया होगा, सीरीज कॉम्बिनेशन एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक,
जब सीरीज कॉम्बिनेशन में आप लिखते थे तो 1/c इक्वल टू 1/c1 प्लस 1/c2 प्लस 1/c3 एंड सो ऑन, ठीक। और पैरेलल में लेते थे तो c इक्वल टू c1 प्लस c2 प्लस c3 एंड सो ऑन करते थे। तो जो यहाँ पे हम लोग लेते हैं जनरली जब स्प्रिंग कॉम्बिनेशन की बात करते हैं ना, तो उसका बिहेवियर एज ए कैपेसिटर होता है। कैसे? कैपेसिटर जैसे, जैसे कैपेसिटर में सीरीज में रेसिप्रोकल सम होता था और पैरेलल में डायरेक्टली अलजेब्रिक सम करते थे, ऐसे ही यहाँ पे जब सीरीज में हम लोग कनेक्ट करेंगे तो वो रेसिप्रोकल सम होगा 1 करके, ठीक। और जब हम लोग क्या करेंगे, पैरेलल में करेंगे तो अलजेब्रिक सम कर लीजिएगा, डायरेक्ट आप जोड़ लीजिएगा, ठीक। तो ये कंडीशन आपका होता है यहाँ से उसी के पैटर्न पे, ठीक है, जहाँ पे हम लोग के ले रहे हैं ना इक्विवेलेंट वैल्यू आप ले लेंगे, ठीक। तो जब आप स्प्रिंग का क्या कॉम्बिनेशन का इक्विवेलेंट निकालेंगे, ठीक, स्प्रिंग कांस्टेंट कॉम्बिनेशन का, तो स्प्रिंग कांस्टेंट ऑफ कॉम्बिनेशन, स्प्रिंग कांस्टेंट ऑफ कॉम्बिनेशन, अगर कॉम्बिनेशन सीरीज में बेटा तो 1/k डैश ले लें या k इक्विवेलेंट ले लो, इसकी जो वैल्यू आएगी 1/k1 प्लस 1 क्या k2। बात अगर दो की ही है तो एलसीएम आप k1 k2 करेंगे, ठीक। इसी को आप अगर एलसीएम के टर्म में लेके तो k1 k2 एलसीएम हो जाएगा बेटा, ऊपर हो जाएगा k1 प्लस कितना k2, तो k इक्विवेलेंट जब आप निकालेंगे तो आएगा k1 k2 अपान k1 प्लस कितना k2। ये k इक्विवेलेंट की वैल्यू हो गई, k इक्विवेलेंट हो गया, k1 k2 अपान k1 प्लस क्या हो जाएगा k2 के इक्वल हो जाता है। तो यहाँ से इक्विवेलेंट हम लोग क्या k की वैल्यू फाइंड कर लिया, ठीक। अब जहाँ पे यहाँ पे लेते थे टाइम पीरियड निकालेंगे ना, सो टाइम पीरियड ऑफ कॉम्बिनेशन, जो कॉम्बिनेशन है बेटा उसका टाइम पीरियड निकालो तो t इक्वल टू 2 पाई रूट m अपान कितना k इक्विवेलेंट हो जाएगा। अब k इक्विवेलेंट की वैल्यू अगर पुट करोगे यहाँ पे 2 पाई रूट m, k इक्विवेलेंट की वैल्यू k1 k2 अपान k1 प्लस k2, तो k1 प्लस k2 कहाँ शिफ्ट हो जाएगा ऊपर, तो आ जाएगा k1 प्लस k2 अपान k1 k2 हो जाएगा। ये हो गया हमारा बेटा t की वैल्यू। सीरीज कॉम्बिनेशन में अगर आप कनेक्ट किया दो स्प्रिंग सिस्टम को तो इस तरह से निकाल लेंगे। अगर स्प्रिंग n है, ठीक, फॉर n स्प्रिंग्स या मोर देन 1 कर देते हैं, फॉर मोर देन, या n के टर्म में ले लें तो भी आप रुक जाओ, n के टर्म में ले लेते हैं, n आइडेंटिकल कर लिया जाए। चलो अच्छा पहले को मोर देन 2 स्प्रिंग्स, मोर देन 2 स्प्रिंग, अगर मोर देन 2 स्प्रिंग होगा बेटा तो 1 अपान k इक्विवेलेंट जो मिलेगा 1/k1 प्लस 1 अपान कितना k2 प्लस k3 प्लस डॉट 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 आप कर लीजिएगा। तो यहाँ से इक्विवेलेंट फाइंड करके फिर उस इक्वेशन में क्या करिएगा पुट कर दीजिएगा, ठीक। तो ये कंडीशन आपका होता है सीरीज कॉम्बिनेशन में। अगर आपको स्प्रिंग्स कनेक्टेड हैं तो उनके टाइम पीरियड की वैल्यू कैसे डिटरमाइन करेंगे इसके बेस पर आपका हो जाता है। तो लिखिएगा, पहले लिखा सीरीज कॉम्बिनेशन, कुछ लिखा कि नहीं सब हेडिंग, देखिए इफ टू स्प्रिंग्स ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट्स k1 and k2, if two springs of spring constant k1 and k2 are joined in series, देखिए देन डायग्राम बना लिए। अच्छा ये पैटर्न कुछ बना है क्या, कुछ किसी दिन इधर की टीम बढ़ जाती है, किसी दिन उधर की टीम बढ़ जाती है, हाँ? क्या आज लगन तेज है, हाँ? हाँ? अरे भैया लोग तो खाने खाली पहुंचते हैं, दीदी लोग क्या अपना वहाँ पे व्यवस्था भी देखने पहले पहुंच जाते हैं, हाँ व्यवस्था करने में।
सब कुछ से हम लोग को समय बच जाता तो कहाँ चले आते हैं जी पढ़ने हैं। कहते आज कोई काम नहीं है, चलो अच्छा यही निपटा आते हैं। हो गया बेटा। चलो तो ये तो कंडीशन हो गया हमारा, सीरीज कॉम्बिनेशन का टाइम पीरियड आप निकालोगे तो इस तरह से डिटरमाइन कर लेते हैं। अगर n आइडेंटिकल स्प्रिंग जुड़े हों तो ये पे लिख लेना अगला पॉइंट करके, इसी का सब पॉइंट। तो यहाँ टाइम पीरियड आपने लिखा होगा t इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट m अपान 1 बाई कितना k1 प्लस 1 अपान k2 प्लस 1 अपान ये 1 है बेटा 1 बाई k3 प्लस डॉट डॉट डॉट, जितने रहेंगे वहां पे पुट करके हम लोग निकाल लेते हैं। ठीक, यही पे नीचे नेक्स्ट पॉइंट बना लेना, उसको नोट कर लिए उसके बाद। लिखिएगा if n identical springs, if n small n identical springs each having spring constant k, each having spring constant k, each having spring constant k is connected in, each having spring constant k is connected in series combination, okay, then equivalent स्प्रिंग कांस्टेंट k की वैल्यू जो होगी बेटा ये आएगा, जैसे 1 अपान k1 अपान k2 n टाइम करोगे रिवर्स करेंगे तो k बाई कितना हो जाएगा n के बराबर हो जाएगा। जैसे ऐसे ले लो 1 बाई k 1 बाई k 1 बाई k 1 बाई k करते जाओगे n टाइम्स तो टोटल n बाई k आ जाएगा, और जब रिवर्स करेंगे तो क्या आएगा k बाई n। तो इक्विवेलेंट वैल्यू k बाई n हो गया। सो टाइम पीरियड t इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट m अपान कितना k होता है तो k बाई कितना हुआ n कहाँ शिफ्ट हो जाएगा ऊपर, t इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट n इंटू m बाई k हो जाएगा। अगर n आइडेंटिकल स्प्रिंग को आपने क्या किया सीरीज कॉम्बिनेशन में आप जोड़ दोगे ना तो जो इक्विवेलेंट आपका होगा वो k बाई n के क्या हो जाएगा इक्वल हो जाएगा, और टाइम पीरियड की जो वैल्यू होगी आप वहां पे रख देंगे तो n हमारा ऊपर शिफ्ट हो गया तो कितना आ गया n के यानी कि रूट n इंटू m बाई क्या k की क्या हो जाएगा इक्वल होगा। तो ये तो कंडीशन थी सीरीज का जो बिहेवियर होता है कॉम्बिनेशन का वो कैपेसिटेंस जैसे होता है।
दूसरा लिखेंगे बेटा, कल कितने लोग प्रेजेंट थे, हाथ उठाओ, नंबर ऑफ प्रेजेंट वाले। बाकी लोग भैया छुट्टी पे थे हैं? रेगुलर रहा करिए तभी सीख पाएंगे, और हर सब्जेक्ट उतना ही इम्पोर्टेंट है। ठीक, कभी कभी हमें गलतफहमी हो जाती है, हमको ये वाला आता है, ठीक, लेकिन वो बड़े खतरनाक होते हैं। कंपटीशन के लिए आपको 100% एक्यूरेसी के साथ आना चाहिए, ठीक। और शायद इतनी गुणवत्ता तो अभी है नहीं किसी में की है, अगर हो तो बड़ी अच्छी बात है, बट अभी दिखी नहीं इतनी, तो कहीं ना कहीं कमी है हर सब्जेक्ट में। तो हर सब्जेक्ट को सिंसियरली पढ़िए भैया, ठीक। अगर कोई आता है तो उसमें और अच्छा करिए यार। आप 90 तक पहुंचते हैं, 95 लाइए, 95 तक पहुंचते हैं 99 लाइए, ठीक। कहीं पता लगता है कि आप आते 75 भी नहीं है और कॉन्फिडेंस 200% की रहती है, हाँ। इसलिए उस चीज़ को अभी वक्त है, मेहनत से सुधार लीजिए। जो जहाँ कमी दिखे ना वो चीज़ों को क्या करिए, इम्प्रूव करिए, ठीक। और आप क्लास में रहेंगे तो शायद नुकसान नहीं होगा। ये होता है जी, किसी भी क्लास में आप रहते होंगे तो नुकसान नहीं होता होगा, कुछ ना कुछ आप नया जरूर सीखेंगे, या जो चीज़ें भूल चुके हैं वो दोबारा आप रिटेन कर लेंगे, ठीक। तो इसलिए प्रयास क्या करिए, कोई भी क्लासेस इरेगुलर ना हुआ करें। अब इरेगुलर आप रहेंगे तो चीज़ें प्रॉपरली होंगी नहीं, ठीक, क्योंकि ऐसी चीज़ है जो बार बार भूलती है, ठीक है। चलो भाई, T=2π√n×m/k हो गया, अगर n आइडेंटिकल स्प्रिंग को सीरीज में जोड़ दिया। दूसरा क्या, पैरेलल कॉम्बिनेशन बेटा, पैरेलल कॉम्बिनेशन। अच्छा, इसमें जो हम डायग्राम बनाएंगे उसमें देख के आपको बताना है कौन सा पैरेलल है, कौन सा सीरीज में है। हटाए बेटा ये, जब हम लोग बात करते हैं बेटा पैरेलल कॉम्बिनेशन की, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होगा, दो स्प्रिंग को हम लोग कनेक्ट करेंगे एक दूसरे के पैरेलल, माने दो स्प्रिंग सिस्टम की बात करते हैं। जैसे हमने ये ले लिया एक, ब्लॉक का मास m है, स्प्रिंग कांस्टेंट K1 और K2 है। एक डायग्राम हमने ये बना लिया। दूसरा, मास m है, K1 एंड K2 है। इनमें देख के बताना बेटा कौन सा सीरीज में है, कौन सा पैरेलल में है। तीसरा हमने बना लिया, तीन सिचुएशन आपको दी गई हैं। इनमें कौन सा बेटा सीरीज कॉम्बिनेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, कौन सा पैरेलल कॉम्बिनेशन को, या सारे पैरेलल या सारे सीरीज। तीनों पैरेलल, हाँ। अच्छा, कितने लोग कह रहे हैं पहला दूसरा पैरेलल है, तीसरा सीरीज है, हाथ उठाओ। मेजॉरिटी में लोग हैं, हाँ। क्या बोल रही बेटा, कौन सीरीज कौन पैरेलल है, पैरेलल में, तीसरा वाला सीरीज में। कहाँ देवी लोग रोज लेट रहती हो, हाँ, हैबिट मत बनाओ। चलो देखो, हाँ, तीनों पैरेलल वाले हाथ उठाओ। कुछ लोग तीनों पैरेलल भी बोल रहे हैं, तीनों पैरेलल, 1 2 3 ऑल पैरेलल। जैसे कुछ तीनों पैरेलल वाले भी हैं, ज्यादातर दो पैरेलल एक सीरीज वाले हैं ना साहब। दिख तो ऐसा रहा है लेकिन ऐसा होता नहीं है। कंडीशन क्या है, सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन की प्रॉपर्टी बेसिकली पढ़ रही है। जब सीरीज कॉम्बिनेशन होगा, सीरीज क्या होगा, कॉम्बिनेशन होगा, उस कंडीशन में जो भी हमारा इलांगेशन होगा दोनों में ऑलवेज क्या होगा, मे बी सेम मे बी डिफरेंट, मोस्ट ऑफ केसेस में डिफरेंट होते हैं। कैसे होंगे,
डिफरेंट होते हैं। जब पैरेलल कॉम्बिनेशन करेंगे तो इलांगेशन हमेशा सेम, यानी चेंजेस जो लेंथ में होंगे ऑलवेज सेम होंगे, कभी डिफरेंट नहीं हो सकता है, कभी भी डिफरेंट नहीं हो सकता है। जैसे इसको अगर हम लोग इधर एक्सपेंड करिए या कंप्रेस करिए, जो भी इसकी लेंथ में चेंजेस आएंगे वो दोनों में हमेशा कैसा रहेगा, सेम सेम, कभी भी अलग नहीं हो सकता है। दूसरी चीज़ है पैरेलल कॉम्बिनेशन में आपका है, तो अगर हमने इसको स्ट्रेच किया तो दोनों उसको क्या करेंगे, अपोज करेंगे। यहाँ पे आपने स्ट्रेच किया तो दोनों ही आपको क्या करेंगे, अपोज करेंगे। सीरीज में भी कहते हैं, लेकिन सीरीज में कंडीशन क्या बन रहा है, यहाँ पे इलांगेशन जो आपका हो रहा है बेटा ना, जैसे मान लो ये है, अब यहाँ पे ये इसका जो वेट है ना, ये mg उतना इस पे भी लग रहा है, उतना ही इस पे भी लग रहा है, बट यहाँ पे जो इस पे फोर्स आप लगाएंगे, अगर ऐसे है तो हैंगिंग, अगर वेट की वजह से इलांगेशन हो रहा है तो वेट हो या जो भी फोर्स डेवलप होगा ना, वो दोनों में डिवाइड हो जाएगा। क्या करेगा वो, जितने भी पैरेलल में रहेंगे उनमें वो डिवाइड हो जाता है, और जबकि यहाँ पे सारे पे क्या रहेगा, सेम सेम। इलांगेशन में भी सेम में भी डिफरेंट। अब बोलोगे कब सेम होगा कब डिफरेंट होगा, अगर दोनों आइडेंटिकल स्प्रिंग हो, स्प्रिंग कांस्टेंट सेम हो, और दोनों का बेटा क्या मासलेस हो। अगर मास होगा तो भी इलांगेशन बदल जाएगा। अगर दोनों मासलेस हैं और दोनों का स्प्रिंग कांस्टेंट सेम है, तब उस कंडीशन में जितना इलांगेशन यहाँ टेंडेंसी है उतनी यहाँ पे होगी। लेकिन अगर स्प्रिंग आपके अलग अलग हैं, ठीक, या उनके मास से मासलेस नहीं है, तो उस कंडीशन में इलांगेशन अलग अलग होगा। लेकिन यहाँ पे चाहे मासलेस हो, चाहे मैसिव हो, चाहे कुछ भी हो, जो भी आएंगे दोनों में हमेशा क्या रहेगी, सेम सेम। अब बात कंट्रोवर्सी यहाँ वाली आ रही है यार, ठीक, ये दोनों बुझे, समझ गए, इसको समझो। यहाँ पे क्या हो रहा है बेटा, हमको तो ऐसा लग रहा है सीधा है, बट ये सीधा खाली दिख रहा है, जैसे कहते हैं ना बहुत सारे बड़े सीधे दिखते हैं, अब बता कल को मर्डर करके जेल में है, हाँ, तो वो कंडीशन क्या होता है, सीधा दिख रहा है बट वो सीधा एक्चुअल में है नहीं। कैसे, देखो अगर इसको हम लोग मान लो इधर की तरफ शिफ्ट करते हैं, इसको क्या करें, इधर की तरफ शिफ्ट करें, कहाँ पे हो, तो लेट में पहुंची, फिर सो भी रही हो, हाँ, तो उस केस में क्या होगा, यहाँ से अगर इसको हम लोग बेटा इधर की तरफ करेंगे तो देखो इसमें जितना कंप्रेशन होगा, जितना इसकी लेंथ घटेगी उतनी ही इसकी लेंथ क्या करेगी, बढ़ेगी, यानी चेंज इन लेंथ दोनों क्या हो गया, सेम सेम। अगर इधर शिफ्ट करोगे तो जितना इसमें कंप्रेशन होगा उतना ही इसमें इलांगेशन होगा। और ये जो प्रॉपर्टी होती थी किसकी थी, पैरेलल, एक कंडीशन लेंथ के बेस पे। ये हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, लेंथ वाला खाली हमारे समझाने वाला कहानी है, ये हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता है, ठीक। तो कंडीशन क्या होगा, आप कैसे, यहाँ पे अगर आप फोर्स लगा रहे हो, इसको भाई इधर ले जाना चाहेंगे तो फोर्स इधर लगाना पड़ेगा, इधर ले जाना चाहेंगे इधर, फोर्स लगा रहे हैं तो ये वाला क्या करेगा, उसको अपनी तरफ खींचेगा, और ये वाला इधर की तरफ क्या करेगा, भाई इधर की तरफ पुश करेगा ना, रोकना चाहेगा, मतलब इधर जब खींचेंगे या पुल करेंगे तो ये इसको क्या करेगा, अपोजिट डायरेक्शन में, और ये खींच रहा है इसलिए ये अपनी तरफ। तो यहाँ पे जो फोर्सेज लगेंगे ना, एक्सटर्नल फोर्स का हमेशा क्या कर रहा है, अपोज कर रहा है। दोनों पे कैसे हो रहे हैं, यहाँ पे कंडीशन जैसे आप लगा रहे थे, वेट आपने अप्लाई किया तो इस वेट की वजह से इसमें भी इलांगेशन, इसमें भी इलांगेशन, दोनों अपोज कर रहे थे, ऐसे ये भी दोनों क्या करेंगे, हमेशा अपोज ही करेंगे। तो कंडीशन आपका क्या होता है, वो डिवाइड होता है दोनों में, जो भी फोर्सेज होंगे ना वो दोनों में क्या करेंगे, डिवाइड होंगे, वो इक्वल नहीं होंगे, ठीक। इधर भी और उधर भी दोनों में, यानी एफ जो लगाएंगे नेट, वो k1 इंटू एक्स प्लस k2 इंटू एक्स के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। k1x प्लस k2x क्या होगा, बराबर होगा, टोटल का माइनस साइन हम लोग बाहर ले लेते हैं, ठीक। तो यानी कि उनमें जो होते हैं फोर्सेस सब डिवाइड होंगे, जबकि यहाँ पे फोर्स दोनों कैसे हैं, सेम सेम रहता था। तो ये कंडीशन होता है सीरीज और पैरेलल, ठीक। तो बेटा आप इसका दूसरा तरीका, अगर इसको पकड़ के ऐसे खींच लेना तो ये दोनों पोर्शन आके कहाँ हो जाएंगे, एक जगह आ जाएंगे, और एक जगह आ जाएंगे तो स्ट्रक्चर समथिंग दिस हो जाएगा। ऐसे करके पुल करिए, ठीक। ऐसा अगर खींचोगे तो ये वाला पोर्शन क्या है, ठीक, एक साथ में आ जाएगा, तो इसी को हम लोग कन्वर्ट करके यहाँ बना लेंगे, और स्ट्रक्चर ये ऐसा है, ऐसा आपको मिल जाता है। तो मतलब याद रखेंगे ये तीनों के तीनों पैरेलल हैं, इनमें से कोई भी सीरीज में नहीं है। दो तो दिख ही रहा था, उसमें कोई डाउट ही नहीं था, तीसरे वाले में डाउट था, ठीक है। ये सिचुएशन आपका होता है, इसके बेस पर आपका यहाँ से हम लोग बेटा रिप्रेजेंट कर लेते हैं। तो लिखिएगा पैरेलल कॉम्बिनेशन। हाँ बेटा, अगर इस टाइप से डिजाइन फर्स्ट और सेकंड टाइप का है तब पैरेलल कॉम्बिनेशन में सेम सेम पाया, हाँ पाया उसपे चारों एक कोने पे स्प्रिंग लग गया, जी जी, तो अगर सभी आप बैठेंगे तो पैरेलल जैसे ही बिहेव करेगा वो, जैसे वो घटिया तो फ्लाइएबल होता है, तो उसके लिए तो
कुछ खाली मेंटेन हो सकता है, लेकिन तख्ता जो होता है वो एकदम सीधा होता है जी। तो उसके लिए एकदम स्प्रिंग की लंबाई यानी पावर चारों बराबर बराबर होना चाहिए। तो उसको कैसे हम समझेंगे कि ये पैरेलल है? अरे भाई लंबाई के बीच में इनकी चारपाई बन रही बेटा। हाँ, अब ऐसा बनाना, इसे कूदना, क्या समझा? ठीक, ऐसा वाला ऑर्डर दो भैया, हमको ऐसा वाला नीचे स्प्रिंग सिस्टम वाला चाहिए, जैसे सोफे फ्रेम लगा के देते हैं, ठीक, तो उस टाइप का जो है ये कंडीशन है साहब। आप इस पे फोर्स लगाएंगे ना तो जो भी वेट होगा वो इन चारों में बटेगा ना, तो चारों बटेगा, बराबर बटेगा या नहीं बराबर बटेगा? अगर बराबर है फोर्स तो वेट हमारा, अगर सेंटर पे रहोगे तो बराबर बटेगा। अब इस कोने बैठोगे तो इधर वाला ज्यादा दबेगा ना, वो तो डिपेंड करेगा आपने मास डिस्ट्रीब्यूशन कैसे है, फोर्स कैसे अप्लाई कर रहे हैं, लेकिन लगेगा चारों पे। लगे कहाँ पे? चारों पे। चारों पे और डिवाइड होगा, इक्वल होगा अनइक्वल होगा, डिपेंड करेगा स्प्रिंग कांस्टेंट एंड क्या, कहाँ से पोजीशन ऑफ फोर्स अप्लाइड क्या होगा, उसके बेस पे डिसाइड करें। हाँ, लंबाई डिपेंड करेगा, लंबाई किसकी लंबाई? नहीं, स्प्रिंग की लंबाई पे नहीं डिपेंड करे, स्प्रिंग की लंबाई पे वो कंप्रेशन डिपेंड करे ना, कितना वो दबेगा या झुकेगा, वो कंप्रेस होगा एक्सपेंड होगा, वो डिपेंड करेगा। उसके लिए फोर्स लगने वाला थोड़ा डिपेंड करेगा, वो तो जो वेट हम अप्लाई करें उसके अकॉर्डिंग कंप्रेशन होगा ना। चलिए फिलहाल तो ये केस आपका होता है, यहाँ से हम लोग बेटा दिखा लेते हैं क्या हुआ। तो लिखिए पहले कॉम्बिनेशन में, इफ द स्प्रिंग्स आर कनेक्टेड, इफ द स्प्रिंग्स आर कनेक्टेड in parallel combination, then different forces act on different springs, different forces act on different springs, but extension in spring are, but extension extension in spring are same, but extension in spring are same, extension in springs are same, extension in springs are same। हो गया? लिखिए एंड द स्प्रिंग, लिखिएगा, दो ही बनाए हैं ना, डायग्राम बना लिए हैं, बना लीजिए। ये वाला यहाँ का नहीं है बेटा, इसको मत बनाना, और इनके चारपाई भी यहाँ के नहीं है। पहला पैरेलल को इंडिकेट करेगा, फिलहाल हमें यहाँ इसकी रोल नहीं है। अरे हो गया? साइन कितने लोग का नहीं हुआ बेटा? अरे आप भी इंग्लिश में कर दिया करो, कि हिंदी वाला मेडिकल कॉलेज खुलवाओगे? पिताजी का नाम इंग्लिश में लिखने में अच्छा नहीं लगता, इसी वजह से। क्या हुआ? पिताजी का नाम इंग्लिश में लिखने में अच्छा नहीं लगता, बस। अच्छी बात है लिखे हैं, बट अच्छे कर्म भी और करिए, है ना? अरे कोई नहीं, उसी के लिए तैयारी कर रहे हैं। मेरा राइटिंग ये से कोई दूसरा चेंज किया उसने। अरे कोई बात नहीं बेटा, कोई इशू नहीं है। जब कुछ अच्छा सोचेंगे तभी अच्छा करेंगे ना। हाँ, अब आप कहो कि हम क्या पॉलिटेक्निक करेंगे तो आईआईटी में सिलेक्शन नहीं हो सकता है, आईआईटी सोचेंगे तो क्या स्टेट इंजीनियरिंग और बाकी दूसरे में हो सकता है। हाँ जी, टेस्ट के लिए यहाँ का बोल दीजिए, सही से कराया, अभी सही से नहीं रहा है। अभी तो है नहीं, अभी देखते हैं जाते, अगर मिलेंगे तो। और कोई बच्चा बेटा? लो
चलिए हो गया ये। तो लिखिए इक्विवेलेंट, देखो इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट ऑफ कॉम्बिनेशन, इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट ऑफ कॉम्बिनेशन, इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट ऑफ कॉम्बिनेशन इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट ऑफ कॉम्बिनेशन। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो होता है बेटा इक्विवेलेंट वैल्यू, ये डायरेक्टली अलजेब्रिक सम के बराबर होता है। जैसे हम लोग क्या किसको कैपेसिटर को पैरेलल में जोड़ते हैं तो वहाँ पे C1 प्लस C2 प्लस C3 आता था बेटा, ऐसे ही यहाँ पे K की वैल्यू इक्विवेलेंट पैरेलल में K1 प्लस K2 हो जाएगा। तो टाइम पीरियड लिखेंगे, सो टाइम पीरियड T इक्वल टू कितना आ जाएगा 2 पाई रूट m अपान K1 प्लस K2। ठीक, इसका मीनिंग ये हुआ कि अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन में आप ऐड करोगे स्प्रिंग को तो जो टाइम पीरियड की वैल्यू होगी वो किसी इंडिविजुअल स्प्रिंग से का जो टाइम पीरियड था उसके रिस्पेक्ट में घट जाता है, डिक्रीज करता है। जबकि जब सीरीज में कनेक्ट करेंगे ना तो उस केस में जो टाइम पीरियड आपकी वैल्यू होगी वो किसी इंडिविजुअल स्प्रिंग जो कनेक्शन है सीरीज में उसके किसी इंडिविजुअल स्प्रिंग से जोड़ोगे तो उसके रिस्पेक्ट में टाइम पीरियड वहाँ बढ़ जाता है, क्योंकि वहाँ के घटता है और यहाँ के बढ़ रहा है। ठीक, तो नोट कर लीजिएगा। आगे लिखिए, इफ n springs of different force constant, n springs of different force constant are connected in different force constants are connected in parallel having force constant k1 k2 k3 dot dot, having force constants k1 k2 k3 dot dot, k1 k2 k3 dot dot। ठीक है, देन अगर आपको k1 k2 k3 डॉट डॉट तो इक्विवेलेंट वैल्यू k की वैल्यू कितनी होगी, k1 n, अभी आइडेंटिकल नहीं लिया, आइडेंटिकल लेंगे तब n की बोलोगे। ठीक, तो k1 प्लस k2 प्लस k3 डॉट डॉट हो जाएगा। ठीक, तो वहाँ पे k इक्विवेलेंट होगा, अगर 2 से तो 2 के लिए लिखा था बेटा, अगर मोर देन 2 स्प्रिंग हैं तो k1 प्लस k2 प्लस k3 प्लस डॉट 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 जो भी रहेगा ये आपका इक्विवेलेंट आपको वैल्यू मिलेगी। और इस केस में अगर टाइम पीरियड लिखेंगे तो t इक्वल टू 2 पाई, सीधा सीधा वैल्यू रख देना, कुछ करना नहीं यहाँ पे बेटा, m1 k1 प्लस k2 प्लस k3 प्लस डॉट डॉट, ये हो गया टाइम पीरियड की वैल्यू। इसके बेस पे आपका रिप्रेजेंटेशन हो जाता है यहाँ से। अगर अगला कंडीशन बनता है कि हम लोग बेटा क्या एन आइडेंटिकल स्प्रिंग्स लिया जाए। ठीक, कितने, इफ एन आइडेंटिकल स्प्रिंग्स n identical springs are connected in parallel, then क्या होगा बेटा, k इक्विवेलेंट की जो वैल्यू होगी n इंटू के होगा। सो टाइम पीरियड t की वैल्यू आएगी 2 पाई रूट m बाई n के। अब यहाँ पे t इक्विवेलेंट कर लेते हैं हम लोग, या t डैश कर लीजिए। जो t डैश मिल रहा है बेटा, इसमें क्या मिला, जो हमारा t डैश मिल रहा है, इस t डैश की जो वैल्यू आपकी होगी, अगर कहा जाए एक सिंगल स्प्रिंग से जुड़ा हुआ जो स्प्रिंग क्या आपका था उसके टाइम पीरियड का 1 बाई रूट कितना कितना n टाइम्स हो जाएगा, 1 बाई रूट n टाइम्स हो जाएगा, 1 बाई रूट n है। अरे भाई जैसे एक सिंगल स्प्रिंग के लिए हम लोग टाइम पीरियड लिखते हैं t इक्वल टू 2 पाई रूट m बाई के लिखते हैं ना, तो अभी कंडीशन क्या हो रहा है, m बाई n के हो रहा है, तो n को रूट को बाहर रूट n के 1 बाई n बाहर ले लिया जाए तो ये वैल्यू हो जाएगी t, तो t डैश की वैल्यू t इंटू रूट 1 बाई या t बाई रूट n हो जाएगा। तो नोट कर लीजिएगा। जल्दी करो बेटा,
अभी क्वेश्चन कर ले तब आगे कराएं। टी होगा सिंगल स्प्रिंग से कनेक्टेड मास का टाइम पीरियड, और टी डैश आपका यन स्प्रिंग को जब कनेक्ट कर दिया आपने पैरेलल में तो ओके बेटा। बहुत बात तो खाली रिलेशन आपको पूछा गया, जैसे पहले में बना दिया, पूछेगा टाइम पीरियड का रिलेशन क्या होगा या फ्रीक्वेंसी का रिलेशन क्या होगा। फ्रीक्वेंसी करेंगे इसी का क्या होगा, रिवर्स हो जाएगा बेटा, जो ऊपर है वो नीचे, जो नीचे है वो ऊपर आ जाएगा। जो ऊपर है वो क्या होगा नीचे, और जो नीचे होगा वो क्या आ जाएगा ऊपर आ जाएगा। तो उसके बेस पर हम लोग यहाँ से रिप्रेजेंट कर लेते हैं कैसे होगा। ठीक, आगे कंडीशन आप क्या है, अगर एक आप क्वेश्चन कर लीजिए, बोले आपको एक डायग्राम दे रहे हैं, उसमें से निकालना है कि जो टाइम पीरियड आपका होगा ऑसिलेशन का, टाइम पीरियड का फार्मूला क्या होगा, टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशंस का फार्मूला क्या होगा वो हमें निकालना है। हाँ जी, फाइंड टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन, इक्वेशन फॉर टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन, find equation for time period of oscillation, find equation for time period of oscillations for given combination, for given combination। अलग अलग कलर यूज कर लें। ये ब्लॉक है बेटा, एम मास का ब्लॉक है, स्प्रिंग कांस्टेंट सभी के फिलहाल के दिए गए हैं। इस तरह से अरेंज करके इसको हैंग किया गया है। पूछा गया कि इस जो ऑसिलेशन होगा आपका होगा ना इसका, उसके टाइम पीरियड का फार्मूला क्या होगा। अब सोचो और बनाओ, खाली फार्मूला ही लिखना है। T बराबर 2 पाई रूट बाई T बराबर 2 पाई रूट बाई मैं क्या हो गया एम बाई के इक्विवेलेंट वैल्यू क्या आ रही है के इक्विवेलेंट इक्वल टू क्या आ रहा है। और लोग एम बाई और लोग का कितने लोग का यही आया टी इक्वल टू 2 पाई रूट एम बाई के, और कितने लोग का डिफरेंट आया, इसके अलावा कोई वैल्यू नहीं।
देखो बेटा क्या करते हैं ना, थोड़ा सा इसी को, ये जो है ना इसको बॉब को ऐसे घुमा दो यार, ये यहाँ से फिक्स नहीं है, बीच में फिक्स नहीं है, ये उल्टा कह लो, अगर आप फिक्स भी मान लेते हो, ये दोनों एक पॉइंट से जुड़ा, ये दोनों एक पॉइंट से जुड़े हुए हैं, तो ये ऊपर वाला पैरेलल, ये नीचे वाला पैरेलल, तो यहाँ पे अगर पैरेलल करोगे तो के कितना हो जाएगा 2k, इसको भी पैरेलल करेंगे तो कितना होगा 2k। अब मान लो एक स्प्रिंग ऊपर 2k और दूसरा स्प्रिंग नीचे 2k, दोनों का क्या है 2k हो गया। अब सीरीज में, अब ये दोनों कॉम्बिनेशन कैसा होगा सीरीज में, तो 1/c की वैल्यू, या c की, अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि सीरीज में k1 k2 अपान कितना k1 प्लस k2, k1 की वैल्यू 2k, k2 की वैल्यू भी 2k अपान 2k प्लस कितना 2k, तो टोटल हो गया 4k स्क्वायर अपान 4k। देखो k 4 कैंसिल, एक k कैंसिल, बचा कितना, तो k इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी आ गई, k के बराबर आ गया। और टाइम पीरियड का फार्मूला होता क्या बेटा 2π√m/k, तो k इक्विवेलेंट वैल्यू k के बराबर आ गया, तो कंडीशन जो सिंगल स्प्रिंग के लिए होगा वही इक्विवेलेंट वैल्यू मिल जाएगी, समझे। तो वहां से आपको देखना था वो सीरीज में है कि पैरेलल में है, फिर कॉम्बिनेशन क्या बना उस अकॉर्डिंग पहले k निकाल लो, k की वैल्यू फार्मूले में रख दो, मिल जाएगा। अब समझ में आया जी, दूसरा बोले हैं, नोट करिए। ये पैरेलल में हो रहे बेटा, ये दोनों देखो, एक पॉइंट को एक जगह कर लो, एक को एक जगह, तो ये दोनों पैरेलल में, ऐसे ये दोनों पैरेलल में होगा तब तो क्या के जुड़ जाएगा सीधा 2k, और फिर ये जो 2k और ये 2k होगा, ये दोनों किसमें हो जाएंगे फिर सीरीज में, और सीरीज में जब करते हैं तो आपका रेसिप्रोकल सम कर लीजिए। देखिए हो गया बेटा, नोट कर लिया। A spring of force constant K is cut into length of ratio, cut into length, length, length of ratio, cut into length of ratio 1:2:3, 1:2:3, लेंथ ऑफ रेशियो 1:2:3 हो गया। देखिए दे आर कनेक्टेड इन सीरीज, and the new force constant is K dash। Okay, then they are connected in parallel, and force constant is K double dash, force constant is K double dash। लिखिए then the ratio of K dash upon K double dash, तो जो रेशियो होगा K डैश और K डबल डैश का, उसका रेशियो क्या आएगा वो आपको बताना है।
then the ratio of k dash on k double dash. हो गया? निकालिए, मतलब समझे, एक स्प्रिंग था जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट k था बेटा, उसको 3 पार्ट में काटा गया, लेकिन लेंथ बराबर नहीं है। लेंथ कैसा है? 1:2:3 के रेशियो में है। ठीक, अब उनके जब 1:2:3 के रेशियो में आपका लेंथ है, तो उनका जो क्या लगाएंगे, पहले हर पार्ट का k की वैल्यू निकाल लो। k की वैल्यू निकाल के हर पार्ट का उनको किसमें जोड़ा गया, पहले सीरीज में, तो उनके सीरीज वैल्यू निकालिए, फिर उन्हीं को पैरेलल में जोड़ दिया गया, तो पैरेलल में वैल्यू निकालिए, और सीरीज में जो वैल्यू आई थी, जो पैरेलल में वैल्यू आई थी, उन दोनों का रेशियो निकाल लीजिए। हाँ बेटा, 1:, क्या किया, जब कट किया तो उनके टाइम पे वो k की वैल्यू कितनी आ रही है? हाँ हाँ, सीरीज में नहीं, इंडिविजुअल पार्ट का कितना आया? जैसे एक का लेंथ आपने लिया था, मान लो टोटल लेंथ आप मान लो L है, X है, जो भी ले लिया, k आपका है पूरा क्या स्प्रिंग कांस्टेंट, जब सिंगल था आपने कट किया 1:2:3 के रेशियो में, तो उनके जो स्प्रिंग कांस्टेंट आ रहे हैं वो किस रेशियो में मिलेगा? अरे 3 पार्ट में काटा ना हमने, पहले पार्ट का कितना होगा k के टर्म में, दूसरे पार्ट k के, जब लेंथ को 1:3 के रेशियो में काटेंगे तो आपका वहां पे k की वैल्यू जो होता है, जब कटिंग कर रहे थे, मान लो दो इक्वल पार्ट में काट रहे थे, तो हमारा ईच पार्ट में कितना होता था? 2 के लिया था। 3 पार्ट में काट रहे थे, ईच पार्ट कितना हो गया था? 3 के लिया था। तो यहाँ पे कहा गया है कि अगर हमने 3 अलग अलग लेंथ में काटा, इक्वल में नहीं, तो उस केस में ईच पार्ट का पहले k की वैल्यू आपको निकालनी पड़ेगी ना, हर पार्ट का कितना होगा। नहीं समझा? ये हो गया बेटा? yes. अरे अब जल्दी करो, क्वेश्चन में घंटे पर लगाओगे तो कितना देर रुकेंगे सर? हेलो, 1 सेकेंड, अच्छा ठीक, हो गया। हाँ सपोज टोटल लेंथ L था, क्या था बेटा? टोटल लेंथ L था, टोटल टाइम का इसका हो क्या, स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू k गिवन थी, स्प्रिंग कांस्टेंट विल बी k एंड टाइम पे क्या लेंथ विल बी L। इसको 3 पार्ट्स में कट किया गया, 1, 2 और 3, रेशियो क्या बोला? 1:3, 1:3, 1:3 का मतलब हो गया 1 + 2 + 3, टोटल 6 फ्रैगमेंट मान लो आप। ठीक, अब 3 पार्ट है, पहले की लंबाई 1 है, दूसरी लंबाई 2 है, तीसरी लंबाई 3 है, तो इसका मतलब क्या हो गया, पहला वाला L/6 होगा, पहला पार्ट कितना आएगा? L/6। दूसरा वाला जो पार्ट आएगा बेटा 2L/, स्मॉल l से दिखाया, 2L/6 या L/3 आप कह सकते हो, लेकिन हम उसी टर्म में ले रहे जिससे आप समझ जाओ। और तीसरा वाला कितना है बेटा? तो ये होगा 3L/ कितना 6, ये तीनों जोड़ोगे तो 6L/6 आ जाएगा, यानी L के बराबर होगा, समझ रहे हैं? तो k की वैल्यू अगर हमारा पहला वाला k था, तो जब लेंथ को 1/n टाइम करते थे
तो ईच पार्ट का स्प्रिंग कांस्टेंट कितना होता था? अगर लेंथ को 1/n कर रहे हैं तो उसका स्प्रिंग कांस्टेंट का इस पार्ट का कितना हो जाता था? 4/39 आ रहा है एन के। अरे भाई लेंथ घटाओगे तो स्प्रिंग कांस्टेंट बढ़ता था ना। गुरुजी 4/39 खड़े हो जाओ, खड़े 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 खड़े। अरे गोली नहीं मारी जाएगी, खड़े हो जाओ। बोला गया है जब किसी भी स्प्रिंग को, बेटा आपको शायद कटिंग ऑफ स्प्रिंग कुछ बताया गया था, आए थे एक दिन समझाया था, लिखा था कि नहीं लिखा था? एक दिन बताया गया था ना, जब स्प्रिंग को कट, कहाँ है इसकी कटिंग? जब स्प्रिंग को कट करेंगे तो उसकी स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू क्या होगी? देखो दिखाया गया था ना। उस कंडीशन में क्या होगा, जब हम लोग कट करेंगे बेटा तो उसके क्या स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू हमारी क्या होगी? चेंज होगी, यानी बढ़ती है। स्प्रिंग कांस्टेंट क्या होता है आपका? बढ़ जाता है। तो कंडीशन क्या हो रहा है, बोला गया था अगर स्प्रिंग को आपने काटा, देखो उसमें हमने एक L लिया था, दूसरे L2 की वैल्यू NL, ठीक। तो इस केस में यहाँ रेशियो निकाल के हम लोगों ने वहां से फाइंड किया था कितना हुआ, K1 K2 की वैल्यू, ठीक। तो यहाँ पे N की वैल्यू अगर आप ले रहे हो, ठीक, N की वैल्यू अगर आप ले रहे हो तो उसमें पहले पार्ट में अगर आपने काटा, रेशियो कितना है? 1:3 का रेशियो आपका है। तो उसके स्प्रिंग कांस्टेंट हो जाएंगे उल्टे, जिसकी लंबाई सबसे ज्यादा उसका स्प्रिंग कांस्टेंट सबसे कम, जिसकी लंबाई सबसे कम उसकी स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? सबसे ज्यादा हो जाएगा। तो पहले पार्ट का अगर हमने 6 लिया, K लिया था, तो यहाँ पे लेंथ करेंगे तो 6K उसी के रेशियो में मिलेगा। 6K ये हो जाएगा कितना? 3K ये हो जाएगा हमारा कितना? K। इसका ये क्या, जैसे इसका 2 गुना ये था ना, जैसे ये 1:3 का रेशियो था, तो यहाँ पे उसी का जस्ट उल्टा हो जाएगा। इसका क्या होगा? जस्ट अपोजिट हो जाएगा। अगर लेंथ 6 है तो यहाँ पे कंडीशन हमारा क्या हो गया, उसके रिस्पेक्ट अगर हमने मान लो एक जनरल डाटा ले 6K, यहाँ कितना होगा बेटा उसका? 3K। यहाँ कितना हो जाएगा? 2K। देखो 1 × 1.5 इंटू कितना, उल्टा हो गया क्या भाई? लेंथ का रेसिप्रोकल होगा, तो लेंथ अगर हमने इसको K लिया था तो इसका 6 टाइम हुआ 6, और इसका ये है आधा 3, ये 1.5 आएगा बेटा। ये कर लो आप 3 कितना, 3/2 कर लो, ठीक। तो कंडीशन लेंथ उसका है 3, यानी इसका रेशियो 1:3 का रेशियो है। टोटल लेंथ हमने L लिया था, जब टोटल लेंथ L लिया तो इसका हो गया L/6, इसका 2L/6, इसका 3L/6। स्प्रिंग कांस्टेंट जस्ट उसी का क्या होगा? उल्टा। तो अगर इसका 6K है तो इसका 3K है, तो इसका 3 बाई क्या होगा? 3K बाई कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। उसका 1.5 2 आएगा, 6 2, अच्छा इसका 1.5 रेशियो, ठीक ठीक ठीक, ये 2 है बेटा। रेशियो 1:3, 1.5 गुना ये हुआ और 4 गुना ये हुआ, सही बन रहा है। अब यहाँ से इक्विवेलेंट करेंगे सीरीज में, तो 1/KS की वैल्यू 1/6K प्लस 1/3K प्लस 1/2K हो गया 12, तो 2 और ये हो गया 4, ये हो गया 6, 12/12। कुछ मिसिंग हो रही बेटा। अगर स्प्रिंग को आपने क्या किया, कनेक्ट किया किसमें? सीरीज में, तो जब आप तोड़ोगे तो K की वैल्यू पहले क्या था? रेशियो हमारा है 1:3, तो 3:1 आना चाहिए 3K। अच्छा 2 से भाग दीजिए तो 3K, और ये 3K है तो इसकी वैल्यू होनी चाहिए इसका आधा 3/2K, तो इसकी वैल्यू हो जाएगा इसका 2 गुना 3, 1.5,
आधा हुआ ना, और इसका होगा 2/3, 2/3, ये आ जाएगा दे 1.5, तो इसकी वैल्यू आ गई नहीं यार k/2, इसकी वैल्यू k/2 आना चाहिए। रेशियो है 1 to 3, 1 का 3 गुना तो ये हो गया, तो 6 गुना होना चाहिए था, तो इसको 6 लेते हैं, इक्विवेलेंट वैल्यू आएगी 1, रुक जाना बेटा, थोड़ा सा इसमें कहीं से फॉल्ट हो रहा है। 1/6k, 1/3 k/2 प्लस 1/k/2, 6k, 2/3k, 2/k, एलसीएम हो गया 6k, यहाँ हो गया 1, यहाँ हो गया 2, यहाँ हो गया 12, तो 6k/12 1/ks। हाँ चलिए, ks की वैल्यू इसको करा था 3, 2 और 5। हाँ बेटा, हाँ 1 मिनट चेक कर लें तो बेटा। अच्छा पैरेलल में करेंगे, पैरेलल में हो गया 6k प्लस 3/2k प्लस k/2, ऐसे कैसे हो गया? डाटा इसका कहीं कैलकुलेशन गड़बड़ हो रहा है बेटा, मैच नहीं करेगा। तो 6 2 12, 12k प्लस 3k प्लस k/2, 12 3 15, 16, 2 8, 8k, तो ks/kp, kp/ks कुछ आया है ना, 8k कितना आ रहा है बेटा? ये तो कुछ और ही आ रहा है, 20 आ रहा है। ks/kp पूछा था, kp/ks, k' किसे लिया था? देखो इसमें कहीं सेटिंग में कहीं से गड़बड़ हो रहा है, फिर से क्वेश्चन पढ़ ले लो। बैठिए 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 आप, क्वेश्चन जरा पढ़ो, फिर से क्वेश्चन पढ़िएगा। कहाँ पे दीजिएगा? पहले के था, पहले कितना था? के था, बाद में कितना हुआ? रुक जाओ बेटा, पहले के था L/6 3 2, इक्विवेलेंट कितना आया? गलत है, ये गलत है, सीरीज वाले का इक्विवेलेंट कितना आया है? हाँ k/2, अगर के टर्म देखेंगे k/2 हो जाएगा। पैरेलल में 6 है, एक एक पार्ट का कितना आया? तो वही तुम्हारे इस बता, एक एक पार्ट का बता, एक एक पार्ट का कहने का मतलब जैसे काटा गया था ना, एक एक पार्ट कहने का मतलब ये हुआ, ये जैसे L/6 किया ना, तो इसको जब आप कट कर रहे हो, इसको जब क्या किया आपने, कट किया, तो उस केस में जो स्मॉलेस्ट फ्रेगमेंट है, रेशियो आपका 1:2 कितना था? 3 था। तो अगर मान लिया टोटल लेंथ L है, तो L/6 2L/6 और 3L क्या हो गया? 6 हो गया। तो उनके एक एक पार्ट का जो स्प्रिंग कांस्टेंट होगा वो कितना होगा? जैसे इक्वल पार्ट में होता तो हम लोग क्या कर देते, उसी का 3 टाइम्स कर देते, ठीक। लेकिन हमारा कंडीशन क्या बन रहा है, वो अनइक्वल पार्ट में है। अनइक्वल पार्ट के लिए देखो एक कॉम्बिनेशन का आपको फार्मूला बताया था। अनइक्वल पार्ट में जब आपने कॉम्बिनेशन किया था तो उस केस में एक फार्मूला आपने लिखा था। देखिए जब स्प्रिंग को आपने कट किया था किसमें, सीरीज और पैरेलल में, तो उस केस में क्या लिखा था आपने, एक फार्मूला लिखा था। जब हम कटिंग करेंगे तो उनके ईच पार्ट का, ईच सेगमेंट का स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू कितनी होगी, लिखा था ना, चेक करिए।
मिला। ईच पार्ट का जो स्प्रिंग कांस्टेंट है उसके लिए रिलेशन आपको बोला गया था। स्प्रिंग कांस्टेंट ईच पार्ट का अगर आपको निकालना है, अलग अलग पार्ट में सेगमेंट में आप कट कर रहे हैं स्प्रिंग को, तो उनके स्प्रिंग कांस्टेंट कैसे किस रेशियो में डिवाइड होंगे। एक लोग कापी दीजिए जो रेगुलर आए हो, कापी जिसका दीजिए। आप हैं रेगुलर? रुकिए बेटा, कभी कभी दिमाग में कोई चीज स्किप होती है तो। L1 and L2. If spring one length increase, then spring constant of the first part. दो पार्ट के लिए आपने किया था, तीन पार्ट में कट कर रहा है ना, तो मान लो हमने 1 2 3 स्ट्रिंग जो बनेंगे n+1, कहीं से बेटा फॉल्ट कुछ हो रहा है यार, कहीं से मिक्सिंग हो रही है। इक्विवेलेंट इंडिविजुअल की वैल्यू फाइंड करने में, मान लो पहला K1 का पार्ट सबसे ज्यादा होगा, n की वैल्यू होगी 3 2 5 + 1 6/6, तो K ही रह जाएगा। अभी तो लगाओ कितना आ रहा है। डाटा जो है ना, डाटा जो है वो सेटिंग करने पे वैल्यू जब सीरीज में होगा इक्विवेलेंट, तो सिंगल वाले K से कम आएगा, और पैरेलल में होगा तो K से क्या आएगा, ज्यादा आएगा इक्विवेलेंट। ठीक, तो पहला सीरीज था कि पैरेलल, सीरीज से कम होगा। नहीं, पहले अगर सीरीज का है दोबारा पैरेलल का है तो पहला वाला का क्या होगा, टाइम पीरियड, जब सीरीज में K की वैल्यू कम होगी तो टाइम पीरियड ज्यादा हो जाएगा। 11 आ रहा है कि 10, पहले 12 आ रहा था क्या? अच्छा, उसे स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू, तो सीरीज में स्प्रिंग कांस्टेंट जब आप निकालोगे तो सीरीज के स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू क्या होगी, लेसर होगी K से, और पैरेलल में करोगे तो वो ग्रेटर होगी किससे, K से। भाई सीरीज कॉम्बिनेशन 1/K होता है ना, और जब रेसिप्रोकल सम करते हैं हमेशा वैल्यू घटती है, और जब अलजेब्रिक सम करेंगे हमेशा वैल्यू क्या करेगी, बढ़ती है। ठीक, अब जैसे दो ही सेगमेंट में होता तो K1/K2 1/N हो जाता है, बट यहाँ पे क्या कंडीशन बन रही है, 3 सेगमेंट में है। ठीक, तो वो कहीं से टाइम किल किया जाए इस पे। कितना आ रहा है, 1/11 K/K डैश। पकड़िए, जैसे इसको 1/6 किया तो आपने निकाला था कितना वैल्यू आ रहा था, 6K, इसका दूना था तो हाफ हो गया 3K, और ये आया था कितना, 2K। तो जब 1/KS आपने निकाला तो 1/KS यानी K डैश पहले लिया, इसी को K डैश से दिखाया है, तो 1/K डैश की जो वैल्यू आ गई 1/6K, 1/3K और 1/ कितना, 2K। एलसीएम कितना आएगा बेटा, 6K ही आ जाएगा यार, क्या दिक्कत है। तो ये आ गया क्या 1, ये 2 और ये आ गया 3, तो 6/6K 1/K डैश, तो K डैश की 6 कट गया, K डैश की वैल्यू K के बराबर आ गई। और जब K डबल डैश निकालेंगे आप, यानी कि डबल डैश पैरेलल वाले का है, ये पैरेलल वाले का, पैरेलल वाले में है, पहला वाला आया है कितना 6K, दूसरा वाला आया है कितना 3K, तीसरा वाला आया है कितना 2K, टोटल जोड़ो 6 3 9 तो 11K, ये हो गया K डबल डैश। ये सीरीज वाले का था, ये पैरेलल वाला। हमें पूछा क्या था
के डैश अपान के डबल डैश, के डबल डैश अपान के डैश, तो के अपान 11 के, ये कट गया तो क्या आ गया 1/11। टाइम पीरियड नहीं पूछा था ना, तब सही है यार। टाइम पीरियड होता तो उस कंडीशन में क्या होता हमारा उल्टा आता, ठीक। अब वो भी रूट में आता था, रूट 11/1 आ जाता। वही बार बार दिमाग में आ रहा था कि टाइम पीरियड का, तभी सेट नहीं हो रहा था। टाइम पीरियड का रेशियो क्या आएगा, जब सीरीज में जोड़ेंगे तो टाइम पीरियड बढ़ेगा, पैरेलल में जोड़ेंगे तो टाइम पीरियड घटेगा, ठीक। नोट कर लीजिए, हो गया, जल्दी करिए। सीरीज में जोड़ने पे के की वैल्यू बेटा क्या होती है, यानी डिक्रीज, और पैरेलल में इंक्रीज, बट टाइम पीरियड उसी का क्या होगा रेसिप्रोकल हो जाता है, ठीक। हम देखो जैसे यहाँ सीरीज में हम लोग जोड़ रहे हैं, सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू कौन था 2k, इक्विवेलेंट उससे भी क्या आ रहा है कम के आ रहा है ना, तो स्मॉलेस्ट वैल्यू से भी सीरीज में क्या होता है आपका स्मॉलर होता है, और पैरेलल में लार्जेस्ट वाले से भी लार्जर होगा, ग्रेटर होगा, ठीक। चलिए जल्दी करो। एक क्वेश्चन और कर लीजिएगा। लिखिए, बन गया बेटा ये, दिमाग में टाइम पीरियड चल रहा था, 12:1 क्या बोल रहे थे 12, और टाइम पीरियड अगर वो वैल्यू सही भी हो तो टाइम पीरियड उसका रेसिप्रोकल आएगा, रूट के रेसिप्रोकल आएगा, तभी वो। चलिए हो गया बेटा, नेक्स्ट लिखिएगा, क्वेश्चन बना लीजिए। इन द फिगर डायग्राम बना रहे हैं, S1 एंड S2, S1 and S2 are identical spring, S1 and S2 are identical spring, the oscillation frequency of the mass m spring, the oscillation frequency of the mass m is oscillation frequency of the mass m is f of the mass m is f स्मॉल f से दिखा रहा है, स्मॉल f फ्रीक्वेंसी को f से डिनोट कर रहा है बेटा। इफ वन स्प्रिंग इज रिमूव्ड, एक को हटा दिया जाए, द फ्रीक्वेंसी विल बिकम्स, the frequency will becomes, तो फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी, the frequency will becomes ये दोनों आइडेंटिकल स्प्रिंग है S1 S2, मान लो एक ए है दूसरा बी है, या मास का बॉडी आपने किया, कनेक्ट करके इसको ऑसिलेट कर रहे हैं बेटा, तो उसकी फ्रीक्वेंसी दी गई है, पहले कितना था f था, दोनों आइडेंटिकल है, सेम आपके स्प्रिंग कांस्टेंट वाले स्प्रिंग है, इनको इस तरह से कनेक्ट करके जब निकाला गया, इस केस में फ्रीक्वेंसी की जो वैल्यू है, फ्रीक्वेंसी को f से दिखा रहे हैं, जैसे टाइम पीरियड t = 2π√L/G लिखते थे ना, तो फ्रीक्वेंसी लिखेंगे तो क्या आएगा बेटा, अरे m/k लिखते थे, तो t f आएगा 1/2π, रूट कितना, वहां m/k था, तो यहाँ पे k बाई क्या m होगा। अब यहाँ पे k की वैल्यू पहले स्टार्ट कंडीशन में कैसा था, पैरेलल में था, देखो ये पैरेलल है कि सीरीज, ये पैरेलल में कि सीरीज में, पैरेलल, और पैरेलल में k की वैल्यू दोनों डायरेक्टली सम होता, तो यहाँ पे क्या वैल्यू आएगी
2k। भाई पैरेलल में दोनों जुड़े हुए हैं तो आपका वहां पे इफेक्टिव k की वैल्यू 2k के बराबर आ गया। बोला कि अब इस समय फ्रीक्वेंसी की वैल्यू हमारी इतनी है, f सपोज किया गया पहले केस में। बाद में कहा गया बेटा, एक स्प्रिंग को कट कर दिया गया, एक स्प्रिंग को क्या किया हमने, कट कर दिया। तो उसको इस केस में कट करेंगे, जैसे पहले मान लो यहाँ पे k दोनों था तो 2k हो गया था। अब एक स्प्रिंग को कट करेंगे तो सिंगल स्प्रिंग बचेगा ना। अब इस केस में जो फ्रीक्वेंसी हम लोग निकालेंगे एफ डैश की वैल्यू आएगा 1/2 पाई रूट के बाई कितना, m के बराबर हो जाएगा। निकालना है एफ डैश और f की वैल्यू, किसकी, एफ डैश और f की वैल्यू हमें इसके टर्म में निकालना कितना होगा, f के टर्म में कितना होगा। तो देखो इसमें क्या करना, रूट को वाला हटा दो, रूट को क्या करिए आप हटा दीजिए। क्वेश्चन क्या फाइनली लिखा है आपने, सिंगल वाले के टर्म में कितना होगा। तो यहाँ से क्या करेंगे, रूट को अगर हटा दिया जाए, इसमें रूट से रूट टू से मल्टीप्लाई, रूट 2 से डिवाइड, और रूट 2 वाला आप अलग कर लो, इसको लिख सकते हैं 1/√2, ये हो गया 1/2 पाई अंडर रूट 2k रूट 2k बाई m। ये जो वैल्यू है ये हमारा किसके बराबर था, हमने क्या किया, रूट में 2 बढ़ा लिया, रूट 2 से डिवाइड कर लिया। सेम क्वांटिटी मल्टीप्लाई डिवाइड करते रिजल्ट पे कोई इफेक्ट नहीं होगा न्यूमेरिकल डाटा पे। तो ये वैल्यू हमारा हो जाएगा, इसकी वैल्यू हमने f लिखा है तो f अपान कितना, √2, यानी f डैश की जो वैल्यू है वो पहले का 1 बाई क्या हो जाएगा, √2 टाइम्स हो जाएगा। फ्रीक्वेंसी है, टाइम पीरियड करेंगे तो उल्टा होगा, वहाँ √2t हो जाता, फ्रीक्वेंसी 1/√2 हो रहा है। तो नोट कर लीजिएगा। किसको, फ्रीक्वेंसी जो होता है टाइम पीरियड का 1 बाई होता है ना। अरे टी इक्वल टू हम लोग क्या लिखते थे, 2 पाई रूट m बाई k लिखते थे। अब जब फ्रीक्वेंसी करेंगे तो f की वैल्यू या n की वैल्यू 1/2 पाई रूट k बाई क्या हो जाएगा, m हो जाएगा। अब इस फार्मूले का हम यूज करेंगे ना, वहाँ पे नीचे हाँ फ्रीक्वेंसी को बैलेंस करने के लिए 2 के अंदर घुसा है तो बाहर √2 निकाल है। 2 को अंदर, 2 भी तो रूट में गया है ना। अरे भाई हमने √2 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया, √2 से नीचे मल्टीप्लाई कर, डिवाइड कर दिया। तो क्वांटिटी को हमें इस टर्म में कन्वर्ट करने के लिए हमने ऐसा किया, जितने से ऊपर मल्टीप्लाई उतने से नीचे डिवाइड कर लिया यार। तो सेम क्वांटिटी से क्या किया हमने, मल्टीप्लाई किया, सेम क्वांटिटी बेटा डिवाइड कर दिया। तो रिजल्ट पे कोई इफेक्ट आपका नहीं होगा न्यूमेरिकल वैल्यू पे। हाँ यहाँ पे आइडेंटिकल बोला है भैया आपको, दोनों S1 S2 कैसे हैं, आइडेंटिकल है। आइडेंटिकल का मतलब पहले नहीं, आइडेंटिकल है, एक समान है, उनके स्प्रिंग कांस्टेंट क्या है जाने दो। हाँ कहाँ से फोन आ गया, अच्छा मम्मी से बात करा के हमसे बात करवाना। नहीं वो हम नहीं बुला रहे, अभी मैं बात करवा के तो बता रहा कि जब क्लास में रहेंगे इतने बजे से रहते हैं, तब इमरजेंसी हो तब करिए। इमरजेंसी हो तो हाँ मम्मी पापा करेंगे तो इमरजेंसी में करेंगे, अब अगर उनको टाइमिंग पता है तो, और नहीं पता हो तो बात अलग क्या है। क्या हुआ, लड़का आता है पढ़ने और नहीं आया, घर पे बता के गया कि जा रहा हूँ पढ़ने लाइब्रेरी, आया नहीं तो उसकी मम्मी आके डायरेक्ट जिसका लाइब्रेरी है उससे झगड़ा कर रही थी, कम से कम आधा घंटा चिल्ला के झगड़ा कर रही। तो उनकी मम्मी गलती, आपका बच्चा नहीं आया तो क्या करें, अब आप नहीं पढ़ने आए हो तो हम क्या करें भाई, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपके बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी, हम घर से पकड़ के थोड़ी लेने जाएंगे। तो अपने बच्चे से पूछे ना कहाँ गया उनका बच्चा। अब आप घर से निकलो कि हम जा रहे हो यहाँ कोचिंग के लिए, पता लगा आप रास्ता में रह जाओ पकौड़ा खाओ, तो मतलब इंस्टीट्यूट थोड़ी जिम्मेदार है उसके लिए। चलो बेटा हो गया, तो ये केस आपका होता। अगर हम लोग टाइम पीरियड की बात करते हैं बेटा तो यहाँ से डिस्कस कर लेते हैं कैसे आपका होगा। नेक्स्ट लिखिएगा अगला, हेडिंग करिएगा, कुछ स्पेसिफिक फार्मूले बनते हैं बेटा टाइम पीरियड के लिए, लिखिएगा वेरियस फार्मूला ऑफ एसएचएम।
हेडिंग कर लो वेरियस फार्मूला ऑफ एसएचएम, अलग अलग केसेस में फार्मूला क्या डिजाइन होता है, फार्मूले कर लीजिए आप, प्लूरल हो गया तो फार्मूले बोल लेते हैं, FORMULAE, वेरियस फार्मूले फॉर एसएचएम या ऑफ एसएचएम जो भी कर लो आप। पहला हेडिंग करेंगे सब हेडिंग, ठीक, एसएचएम ऑफ लिक्विड इन यू ट्यूब, सब हेडिंग करेंगे एसएचएम ऑफ लिक्विड, एसएचएम ऑफ लिक्विड इन यू ट्यूब बेटा, एसएचएम ऑफ लिक्विड इन यू ट्यूब, एसएचएम ऑफ लिक्विड इन यू ट्यूब। अगर कोई यू ट्यूब, यू शेप का ट्यूब है, उसमें लिक्विड फिल कर दिया जाए और उसको ऑसिलेट कराइए आप ऐसे, मान लो यू शेप का बेटा कोई ट्यूब है, हमने इसमें लिक्विड फिल किया, ठीक, क्या किया, लिक्विड को फिल किया, अगर लिक्विड फिल करके एक साइड से पिस्टन की हेल्प से, सपोज एक पिस्टन हमने लगाया और इसकी हेल्प से इसको हमने कंप्रेस कर दिया एक साइड, ये पिस्टन है और इस पिस्टन की हेल्प से हमने क्या किया, इसको कंप्रेस किया, इसको दबाया, तो इधर का लेवल घटेगा बेटा, इधर वाला लेवल क्या करेगा, बढ़ेगा। कंडीशन क्या हो रहा है कि अगर इस पिस्टन को हम रिमूव कर दें तो इधर वाला लेवल ज़्यादा है, तो इधर इस लेवल में प्रेशर की वैल्यू क्या होगी, ज़्यादा होगी, इधर वाला लेवल कम है बेटा, तो इधर प्रेशर की वैल्यू क्या होगी, कम होगी। इसकी वजह से जैसे इसको रिमूव करेंगे ये वाला नीचे आएगा और ये वाला कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा, लेकिन जाके तुरंत रुक नहीं जाएगा, ये फिर कहाँ तक, जितना इक्विलिब्रियम पोजीशन है उससे ज़्यादा ऊपर चला जाएगा और फिर ये इधर नीचे रिटर्न होगा, इधर वाला ऊपर। तो अप एंड डाउन क्या करेगा, लिक्विड लेवल करता है। तो कंडीशन बनता है कि अगर हम ऐसा करके छोड़ दिया जाए तो उसका मोशन बोलेंगे हम लोग एसएचएम होगा। कैसा होगा, एसएचएम होगा। पूछा तो टाइम पीरियड क्या होगा, क्या उसके ऑसिलेशंस का टाइम पीरियड कितना होगा। तो जो टाइम पीरियड ऑसिलेशंस का होता है ये हम शिफ्टिंग पे नहीं डिपेंड करता बेटा, वो डिपेंड करता है एक्चुअल में। मान लो हमारा एक्चुअल लेवल ये हम दिखा दे रहे हैं, क्योंकि मान लो एक्चुअल लेवल ये था और इसकी हाइट हमारी h है, एच हो या एल हो जो भी ले लीजिए, एच लेवल तक अगर आपका लिक्विड इसमें फिल्ड किया गया है और एक साइड से पिस्टन लगा के हमने ऑसिलेट करके छोड़ दिया, तो ये इधर एक बार ये ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा, फिर इधर ऊपर जाएगा। तो इस तरह से मूवमेंट आपका होता है लिक्विड का, ठीक। तो उस केस में जो आपका ऑसिलेशन आपका होगा, पूछा तो उसका टाइम पीरियड क्या होगा। तो टाइम पीरियड का जो फार्मूला होता है बेटा T=2π√। अगर इनके बीच का डिफरेंस जो हमारा लेवल का हो रहा था, मान लो यक्स है, कितना है, यक्स है, तो यक्स पे, यक्स ले लो, वाई ले लो, यक्स ही ले लो, यक्स पे डिपेंड करेगा या एच पे डिपेंड करेगा या दोनों के डिफरेंस पे डिपेंड करेगा या दोनों के सम पे डिपेंड करेगा। टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन जो होगा ये एक्चुअल जो लेवल लिक्विड का है बेटा, एक्चुअल जो लेवल हमारा लिक्विड का था इसकी हाइट पे डिपेंड करेगा बेस से, या जितना हम लोग इसमें कंप्रेस करके इधर एक्सपेंड कर रहे थे उस पर डिपेंड करेगा, या दोनों पे डिपेंड करेगा या किसी पे नहीं करेगा। हाँ, एक्स पर। अच्छा, एक्स वाले हाथ उठाओ और लो, और हाँ दोनों करेगा, और लो, पहले एक्स पे था अभी दोनों पे है, फिर और कोई किसी का, या किसी भी नहीं करेगा, ऐसा भी कोई। याद रखिएगा हम लोगों ने जब टाइम पीरियड आप सिंपल पेंडुलम में देते थे पता T=2π√L/g। यल क्या होता था, जितना ऊंचा ले जाते थे भाई, यल हम लोग जो लेते थे, मान लो कोई पेंडुलम था, अगर इस पोजीशन से यहाँ तक हमने इसको खींच के ले गए मान लो, तो ये वाला हाइट हम लोग लेते थे भाई, ये पूरी लंबाई यल लेते थे जी। किस पे डिपेंड करता था, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग की, क्या जितना आपने उसको क्या किया मीन पोजीशन से ऊपर शिफ्ट कराया है, टोटल लंबाई मीन पोजीशन से जो लंबाई होती है तो उस पर डिपेंड करता था। ऐसे ही जो टाइम पीरियड होगा ये ऑसिलेशन के लिए रिस्पांसिबल होगा कि इस वाले लिम्ब में हमारा लिक्विड क्या कर दिया, राइज कर गया या फॉल हो गया,
वो जो ऑसिलेट हो रहा है अप डाउन, वो ऑसिलेशन उसकी वजह से स्टार्ट हो रहा है, लेकिन टाइम पीरियड जो आपका लिम्ब में क्या होगा, लिक्विड का मीन लेवल है उस पर डिपेंड करता है। तो याद रखेंगे टाइम पीरियड T इक्वल टू 2 पाई रूट H बाई जी होगा बेटा, X बाई जी नहीं होगा, ठीक है। तो किसमें होगा, कितना लिक्विड लेवल उसमें भरा गया, वो भी ये जो दिया जाता है ना आइडेंटिकल लिक्विड के लिए होता है जिसमें विस्कस फोर्स 0 हो, ठीक। अदरवाइज नॉर्मल हम लिक्विड पानी भर के ऐसे ट्यूब में करोगे तो क्या करेगा, वो रुक जाएगा फिर विस्कस फोर्स की वजह से, ठीक। तो लिखिएगा पहला पॉइंट क्या लिखा है, एसएसएम ऑफ लिक्विड इन यू ट्यूब लिखिएगा। इफ लिक्विड, कितने हार्न बजने लगते कभी कभी यार। If a liquid of density rho is filled in vertical U tube and compressed in one limb and then free to one limb, मतलब एक उसमें सिरे में जो भी एक वो होगा one limb and then free to oscillate then time period of oscillations is given by इक्वेशन। अब ऐसे बना लीजिए और दिखा लीजिए इक्वेशन इक्वल टू 2 पाई रूट H बाई जी। H जो है हाइट है, H आपका हाइट ऑफ लिक्विड कॉलम, इक्विलिब्रियम कंडीशन में ये लिक्विड कॉलम का क्या होता है, हाइट होता है, हाइट ऑफ लिक्विड कॉलम इन इक्विलिब्रियम, ठीक। हो गया बेटा, चलिए दूसरा लिखिएगा। कभी कभी बेटा टोटल लेंथ दे देता है लिक्विड कॉलम का, जब लेंथ देगा ना तो हाइट की वैल्यू L/2 होगा। अगर लेंथ दिया गया, मान लो टोटल लेंथ आपका लिक्विड कॉलम का L है, तो हाइट जो मेन पोजीशन से L इधर, L का आधा इधर होगा आधा इधर होगा, तो L/2 लेंगे। अगर लेंथ दिया रहेगा तो क्या लेंगे, H की वैल्यू, ठीक। इफ नहीं लिख देते हैं, इफ टोटल लेंथ ऑफ liquid column is L, then H की वैल्यू L बाई क्या लेंगे बेटा, 2 के बराबर लेंगे। H की वैल्यू जो होगी वो L बाई क्या हो जाएगा, 2 के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से रिप्रेजेंट कर लेते हैं H इक्वल टू L/2। बंद कर दो बेटा, उसे कुंडी लगा दो। हाँ क्या है ये हाइट, नीचे वाला बंद कर दो, नीचे भी तो है।
नहीं बंद हो रहा है, सीट पे खड़े हो जाओ, खड़े होकर बंद कर दो। बस बस, चलो नेक्स्ट लिखेंगे बेटा। हाँ पूरी लंबाई, तो एक साइड से हाइट आधी हो जाएगी। दूसरा लिखिएगा, पूछा जाता है अगर कोई सिलेंडर है, जैसे मान लो ये बाटल उठा बेटा, मान लो ये बाटल है ना, इसको पानी में ऐसे डिप कर दिया जाए, सपोज है इसको पानी में ऐसे हमने डिप कर दिया, इतना लेंथ अगर इसका डिप हो रहा है और इसकी टोटल लेंथ मान लो एल है, कैपिटल एल है, जो ये डिपिंग लेंथ है वो स्मॉल एल या एच ले लीजिए, इसको ये इतना अपने वेट की वजह से डिप किया, अगर थोड़ा सा ऐसा प्रेस करके आप छोड़ो, तो जब प्रेस करके छोड़ेंगे तो अप एंड डाउन ये करेगा। पेडकल घर पे कर सकते हैं, कोई हालो अगर ऐसा है, या इसी बाटल का पानी गिरा दो और ऐसे क्या करिए उसमें वर्टिकली बड़े जेंटली रखिएगा, धीरे से ऐसे पैर टेढ़ा हो जाएगा, सीधा करके करिएगा, उसके बाद छोड़ दीजिए, फिर धीरे से इसको प्रेस कर दीजिए। प्रेस करके छोड़ेंगे ना, तो आप प्रेस करेंगे तो क्या करेगा, आप फोर्स लगाए तब ये एक्स्ट्रा डिप किया, अब थ्रस्ट फोर्स की वजह से क्या करेगा, ऊपर आएगा तो अप एंड डाउन मोशन करेगा। घर पे पैर पे कर सकते हो आप, ठीक। तो उस कंडीशन में क्या होगा, जो अप एंड डाउन मोशन हो रहा है अगर वो लिक्विड कैसा है, आइडियल है, और इनके बीच लगने वाला विस्कस फोर्स 0 है, तो उस कंडीशन में कंटिन्यूअसली वैसे आपका मोशन करता रहेगा, बट पेडिकली नहीं होगा जब आप करोगे, है ना। तो उसका जो टाइम पीरियड आपका होता पूछा जाता है, वो जो आपका बॉटल है या जो अभी आपका ऑब्जेक्ट है या सिलेंडर है, उसकी टोटल लेंथ पे डिपेंड करेगा, या जितना पार्ट उसका डिप कर रहा है लिक्विड में उस पर डिपेंड करेगा, या जितना हम कंप्रेस करके छोड़ेंगे उस पर डिपेंड करेगा। किस फैक्टर पे डिपेंड करेगा, टोटल लेंथ, या जितना पार्ट इक्विलिब्रियम में डिप कर रहा था उस पे, या जितना एक्स्ट्रा हमने कंप्रेस करके छोड़ा उसको ऑसिलेट करने के लिए उस पे। जितना टोटल डूबा था उस पे, या पूरे बॉटल के या सिलेंडर की लेंथ पे टोटल, या जितना हमने कंप्रेस करके उसको ऑसिलेट होने के लिए छोड़ा बेटा उस पे, किस वैल्यू पे डिपेंड करेगा, हाँ बताओगे कि हाँ, जितना पहले डूबा था इक्विलिब्रियम में। याद रखेंगे अगर किसी भी सिलेंडर को बेटा किसी लिक्विड कॉलम में हम लोग डिप करते हैं, मान लो एक सिलेंड्रिकल बॉडी है, खड़ा हो गया जी, एक सिलेंड्रिकल बॉडी है ना, ये किसी लिक्विड में इसका एल हाइट स्मॉल एल इसका डिप कर रहा है इक्विलिब्रियम पर, अपने वेट की वजह से इतना डूबा हुआ ये है, और हमने क्या किया, टोटल लेंथ जो है इसका कितना है, एल है, ठीक। इस पे ऊपर से एक फोर्स लगा के छोड़ दीजिए, फोर्स लगाएंगे तो नीचे दबेगा, जैसे दबेगा ये यहाँ पे रुका होगा क्योंकि इसका जो वेट है इस पे लगने वाले अपथ्रस्ट फोर्स को बैलेंस कर रहा था, और जो अपथ्रस्ट फोर्स डेवलप होता है आपने पढ़ा था वी रो जी के बराबर होता है, ठीक। यानी वी जो होता है जितना वॉल्यूम उसका क्या होगा, लिक्विड का डिस्प्लेस होगा, या कह लो बॉडी जितना उसमें डिप किया होता है उसका वॉल्यूम, ठीक। तो यहाँ से जब एक्स्ट्रा फोर्स लगा के और दबाओगे ना, तो ये एक्स्ट्रा दबेगा तो और लिक्विड डिस्प्लेस होगा, और जब और लिक्विड डिस्प्लेस होगा तो उस कंडीशन में आपका जो क्या हो रहा था, यहाँ अंदर लिक्विड नहीं रहेगा, इसको हटा देना बेटा, ये अंदर वाला पोर्शन कैसा है, फ्री है, ठीक। तो उस कंडीशन में क्या होगा कि एक्स्ट्रा जब आप दबा के इसको छोड़ेंगे ना, तो अपथ्रस्ट फोर्स की वैल्यू बढ़ेगी, तो जैसे छोड़ेंगे ये ऊपर की तरफ जाएगा, और ऊपर की तरफ जाके इक्विलिब्रियम पे तुरंत रुकेगा नहीं, और ऊपर जैसे हम लोग दौड़ते हैं ना, लॉन्ग रेस किया कभी, तो जब आप दौड़ते या गाड़ी चलाते हो तो ऐसा नहीं कि जहाँ पे आप पहुंचे और आपने इंजन ऑफ कर दिया है, पेडल मारना बंद किया, वहीं रुक जाता है, आगे तक कुछ दूर जाता है हमारे पास इनिशियल मोमेंटम की वजह से। ऐसे जब छोड़ेंगे ना तो ये ऊपर की तरफ जाएगा बेटा, यहीं रुकेगा नहीं, और थोड़ा एक्स्ट्रा ऊंचाई गेन करेगा, और उसके बाद जैसे एक्स्ट्रा हुआ फिर क्या करेगा वो नीचे, तो अप एंड डाउन क्या करेगा, इसका मूवमेंट होता है, ऑसिलेट करेगा, अप एंड डाउन क्या करेगा, उसका ऑसिलेशन होगा। तो उसके बेस में हम लोग यहाँ से दिखा लेते हैं, मोशन जो आपका हो गया वो एसएचएम हो गया, कैसा हो गया, एसएचएम हो गया। तो पूछा जाता है टाइम पीरियड जो होगा ये टोटल लेंथ ऑफ द ट्यूब पे डिपेंड करेगा,
या जितना पार्ट इक्विलिब्रियम में डिप कर रहा था उस पर डिपेंड करेगा, या जितना हम और एक्स्ट्रा इसको दबाएंगे नीचे की तरफ उस पर डिपेंड करेगा। ये पूछा जाता है किन फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा, बताओ भैया। टोटल लंबाई, कितने लोग कह रहे हैं टोटल लंबाई पे डिपेंड करेगा, जितना डूबा है उस पर कितने लोग कह रहे हैं। याद रखिए जितना डूबा है इक्विलिब्रियम पे, बेटा बैठिए, जितना पोर्शन इक्विलिब्रियम में डूबा हुआ है इक्विलिब्रियम कंडीशन में उतने के पार्ट की लेंथ पे आपका डिपेंड करता है, टोटल लेंथ पे डिपेंड नहीं करेगा, ना ही एक्स्ट्रा जो हम लोग उसको प्रेस करेंगे उस पर डिपेंड करेगा। तो यहाँ टाइम पीरियड जब लिखते हैं बेटा तो T = 2 पाई रूट स्मॉल एल अपान कितना जी, एल है लेंथ ऑफ डिप्ड पार्ट ऑन इक्विलिब्रियम, या एट इक्विलिब्रियम कर लो, एट इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम कंडीशन में जितना उसका पार्ट डूबा हुआ है उसकी लेंथ पे डिपेंड करता है, लेंथ ऑफ द डिप्ड पार्ट एट इक्विलिब्रियम। तो डिप्ड पार्ट इक्विलिब्रियम में कितना डूबा हुआ उसकी लेंथ पे आपका वो डिपेंड करेगा। हो जाएगा, तो दिखा दीजिएगा क्या लिखा था बेटा आप, कर लेंगे अभी तो नोट कर लो, कल फिर करवाते हैं। टाइम क्या हुआ बेटा, चलिए कोई बात नहीं। तो ये केस आपका होता है, यहाँ से कितना आपका पार्ट डूबेगा उसके बेस पर आप रिप्रेजेंट कर लेते हैं।